भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव पूरे दमखम के साथ जम्मू कश्मीर में लड़ा है कि ये चुनाव हम थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बड़ा है, और बड़ा सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश के लिए, क्योंकि ये जरूर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी जिला विकास परिषद के चुनाव है, लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद बड़े चुनाव के नतीजे का दिन इसे माना जा सकता है। डीडीसी चुनाव में वोटों की गिनती के 3 घंटे पूरे हो गए हैं। शुरुआती रुझान में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी 41 सीटों पर तो बहुत करीब गुपकार 7 पार्टियों का ऐसा गठबंधन है जिनका कॉमन एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस स्थापित करना। कांग्रेस अलग है, 14 सीटों पर उसे लीड है और 43 सीटों पर अन्य को लीड है। ये कांटे की टक्कर फिलहाल देखी जा सकती है, जिसमें 41 भारतीय जनता पार्टी की तरफ गुपकार प्लस को 38 7 सीटों का एक ऐसा 7 पार्टियों का माफ कीजिएगा एक ऐसा अलायंस, एक ऐसा गठबंधन जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है उमर अब्दुल्ला का, जिसमें पीडीपी शामिल है, महबूबा मुफ्ती, 2 बड़ी पार्टियां जो जम्मू कश्मीर की रही हैं, और 5 अन्य क्षेत्रीय पार्टी। इन दोनों के साथ मिलकर 7 पार्टियों का यह गठबंधन है जो अनुच्छेद 370 को वापस लाने का अपना एजेंडा लेकर जनता के बीच गए थे। इससे पहले कि हम कई खास मेहमानों के साथ सीधे जम्मू कश्मीर से इस बहस की शुरुआत करें, आपको सीधे दिखाते हैं अपने सहयोगी सुनील जी भट्ट की यह रिपोर्ट। गिनती हो रही है और सस्पेंस बना हुआ है। कांटे की टक्कर फिलहाल बीजेपी और गुपकार में। जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में जिला विकास परिषद के चुनाव हुए और अब सबकी नजरें हैं वोटों की गिनती पर, जो कि शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर के जिला मुख्यालयों में। और इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के काउंटिंग सेंटर पर, और यहां पर भी जो है मतपेटियां जो है वो खोलनी जो है शुरू कर दी गई है और अब वोटों की गिनती जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। दोपहर तक जो है पहले परिणाम आ सकते हैं और शाम तक जो है जो आखिरी परिणाम है वो आ जाएंगे, क्योंकि ये चुनाव जो है बैलेट पेपर के जरिए हुए थे, तो इसीलिए परिणाम आने में कुछ समय लग सकता है। क्योंकि ईवीएम के द्वारा अगर मतदान होता है तो उसमें जो है परिणाम जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आज लोगों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और जो पहले नतीजे हैं वो दोपहर तक आ सकते हैं। ये जो जिला विकास परिषद के चुनाव हुए ये बड़े ही ऐतिहासिक चुनाव थे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो है जिला विकास परिषद के चुनाव हुए, क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से पहले जम्मू कश्मीर में जो है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू नहीं थी। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद ही जो है यहां पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू हुई देश के बाकी भागों की तरह, और यहां पर अब जमीनी स्तर का जो है लोकतंत्र है उसको मजबूत किया गया और उसी के अंतर्गत जिला विकास परिषद के चुनाव हुए। और शुरुआती रुझान में बीजेपी पीछे थी, लेकिन बाद में वो आगे निकल गए हैं गुपकार से, और ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। हालांकि अभी बहुत लंबी दूरी है, बहुत शुरुआती रुझान इसे समझिए, क्योंकि कुल 280 सीटें हैं और ऐसे में 140 से ऊपर जाकर ही कोई भी मेजॉरिटी की तरफ बढ़ेगा, बहुमत की तरफ बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल शुरुआती जो रुझान है वो साफ संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी आगे है। गुपकार अलायंस जो गठबंधन बना है वो 38 सीटों के साथ सिर्फ 3 सीट पीछे है। रविंद्र रैना हमारे साथ अध्यक्ष जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आशुतोष जी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। अश्विनी कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन सब के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन रैना साहब, सुबह सुबह मुस्कुराने की वजह तो आपको मिल गई है 41 के साथ। हुई है 70 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनाव हुए हैं। 70 साल धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे देश भर का जो पंचायती राज कानून था यहां लागू नहीं था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की जनता बहुत दुखी थी। जब धारा 370 को हटा दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि पूरे देश भर के अंदर
जो पंचायती राज कानून है उसको जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे, तो जम्मू कश्मीर की जनता में जबरदस्त खुशी की लहर हुई और उसी का परिणाम हुआ कि इन जिला परिषद के चुनावों में 70 से 80% तक मतदान हुआ। लोग घरों से बाहर निकले। आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान के समर्थन वाले जो ग्रुप्स थे उनकी बाइकॉट कॉल्स फेल हो गई और जनता ने बम्पर वोटिंग की। और बम्पर वोटिंग के बाद आज जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में हर जगह भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर घाटी हो। राणा साहब, एक सवाल है आपसे, एक सवाल है। देखिए, ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने बताया कितने वर्षों के बाद ये डीडीसी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसलिए भी है क्योंकि गुपकार अलायंस 7 क्षेत्रीय पार्टियों का एक ऐसा गठबंधन है जिसका एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस स्थापित करना। ऐसे में उनकी जीत और उनका बहुत करीब आना, देखिए कांटे की टक्कर है। 41 पर आप आगे हैं, शुरुआती रुझान है, 38 पर वो आगे है। जो नतीजे आएंगे क्या वो सीधे संकेत होंगे अनुच्छेद 370 पर? अंजना जी, जम्मू कश्मीर के अंदर 20 जिले हैं और हर जिले में 14-14 सीटें हैं और जिला परिषद जो है जिला अनुसार ये गवर्नमेंट बनेगी, जिला अनुसार चेयरमैन बनेंगे। जम्मू संभाग के जो 10 जिले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को हमें विश्वास है कि 70 से 80 सीटें जम्मू संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हम जीतेंगे। वहीं कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने 60 से ऊपर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, आजाद उम्मीदवार जो सपोर्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा है और हमें पूरा विश्वास है कि 30 से 40 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कश्मीर घाटी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी राजनीतिक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आएगी और हमारा वोट परसेंटेज, जम्मू तो हमारा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग बेस्टन है ही है, कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज में भारी वृद्धि आएगी क्योंकि जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास, अमन, भाईचारा, शांति के लिए काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल भाव से हम काम कर रहे हैं। और जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो घोषणा की उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूरा करके दिखाया है। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आशुतोष जी, क्या जो राणा साहब कह रहे हैं वो होता हुआ आप देख रहे हैं? क्या जम्मू तो है ही जहां पर एक तरह से आप मान सकते हैं कि बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, क्या श्रीनगर में भी, क्या हम घाटी में भी ऐसा होता हुआ देखेंगे? और एक और चीज है, अनुच्छेद 370 ही नहीं, यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद भी ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज थी जो वहां पर लोकली उठा था। आशुतोष जी, नहीं देखिए अंजना जी, अभी मेरे पास इस बात का ब्रेकअप नहीं है कि ये जो 38 सीटें गुपकार अलायंस को मिलती दिख रही हैं और 41 सीटें जो बीजेपी को मिलती रही हैं किस इलाके की हैं। मेरा अपना अनुमान है कि शायद गुपकार को घाटी में वोट मिल रहा है और जम्मू में बीजेपी को वोट मिल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले दिनों 370 के बाद से एक अनिश्चितता का दौर चल रहा था, वहां पे कम से कम इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां शुरू हो रही है। तो लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली में ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि भले ही राजनीतिक दलों के बीच में आपस में कैसा भी संघर्ष हो, लेकिन अगर चुनाव होता है और चुनाव प्रक्रिया अगर शांति से निपटती है, लोग निकल के वोट देते हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह जो भारत के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के पास एक तर्क होगा जहां वह कहेंगे कि अभी भी तमाम विवादों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरी बात मेरा यह कहना है कि जो अगर गुप्तकार अलायंस को घाटी के अंदर अगर बढ़त मिलती है या अच्छी सीटें मिलती हैं, मुझे लगता है कि उनको बढ़त मिलेगी, तो वैसी स्थिति में एक बार सवाल फिर आके खड़ा हो जाएगा कि धारा 370 को जिन लोगों ने हटाने का विरोध किया था या जिनको आप चीन परस्त कहते हैं, जिनको आप पाकिस्तान परस्त कहते हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आपको उनको गले लगाना पड़ेगा और उनके साथ आपका व्यवहार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे यह कह देना कि सिर्फ चुनाव में 51% लोग आ गए या गुपकार अलायंस को बहुत बड़ा समर्थन मिल गया, उसके आधार पर यह कहना कि नहीं ये तो धारा 370 किसी तरीके का रेफरेंडम है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। जब तक सारे नतीजे नहीं आएंगे
तब तक किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना, कोई अंतिम निर्णय निकालना, मुझे लगता है कि राणा साहब, जो आशुतोष जी कह रहे हैं उस पर जल्दी से एक रिस्पॉन्स आपका। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने विरोध किया अनुच्छेद 370 के हटाने का, वक्त होगा उनको भी गले लगाने का। अंजना जी, इसमें एक बात स्पष्ट है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता ने मतदान में भाग लिया है, ये वही जम्मू कश्मीर है जब यहां अब्दुल्लाज और मुफ्तीज की सरकार होती थी। यहां 8 से 10% मतदान हुआ था श्रीनगर की उस सीट पर जहां से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जीत के आए थे, और उसी श्रीनगर के अंदर 80 से 85% तक मतदान हुआ है। आप गांदरबल हो, आप श्रीनगर हो, बडगाम हो, बारामुल्ला हो, कुपवाड़ा हो, अनंतनाग हो, हर बांडीपुरा हो, जबरदस्त मतदान हुआ है। यहां तक कि आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र पुलवामा और शोपियान जैसे क्षेत्रों में, कुलगाम में भी भारी मात्रा में लोग घरों से बाहर निकल के आए हैं। इसका एक स्पष्ट कारण है कि लोग जम्मू कश्मीर के भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में हिंदुस्तान के लोकतंत्र के प्रति आस्था है, विश्वास है। इसलिए पाकिस्तान हो, आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, इनकी बाइकआउट कॉल्स को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट करके भारी मतदान में भाग लिया है। हाँ। भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच लोगों ने मतदान किया है। यह भारतीय लोकतंत्र की जीत है। जीत हार चुनावों में होगी, एक जीतेगा एक हारेगा, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे देश की जीत होगी, हमारे तिरंगे झंडे की जीत होगी, भारतीय लोकतंत्र की यह जीत है, जो लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में भाग लिया है। लोकतंत्र में विश्वास साफ दिखा है, किस पार्टी में दिखता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। राणा साहब, मैं आ रही हूँ। के शर्मा जी, आप भी जुड़ गए हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हमारे साथ अश्विनी है। अश्विनी जी, आपके पास मैं फौरन आऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से सुनील जी भट्ट के पास चलते हैं, जो हमारे सहयोगी इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा सुनील, क्योंकि नतीजे धीरे धीरे आएंगे, अभी तो शुरुआती रुझान है। लेकिन क्या हमारे पास ब्रेकअप है अभी कि जम्मू इलाके से कितना और घाटी में कितनी सीटों पर गुपकार आगे है, या ब्रेकअप है हमारे पास दोनों जगहों का? बिल्कुल अंजना, जहां तक परिणाम की बात है तो परिणाम जो है उसमें थोड़ी देरी होगी, क्योंकि ऐसा पहली बार यहां पर हो रहा है कि ये जो चुनाव हुए हैं जिला विकास परिषद के, पहली बार हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और ये जो चुनाव हुए हैं बैलेट पेपर के जरिए हुए हैं, ईवीएम के द्वारा नहीं हुए हैं। तो इसीलिए वोटों की गिनती में समय लगेगा और शाम तक जो है पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन अंजना, जहां तक अगर हम अभी जो नतीजे आ रहे हैं, मतलब आंकड़े आ रहे हैं, लीड्स आ रहे हैं, उसके अनुसार, जो रुझानों के अनुसार ये है कि जम्मू संभाग में जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है और कश्मीर घाटी में जो है गुपकार गठबंधन आगे है। लेकिन हमें ये बात भी गौर करने वाली होगी कि यहाँ जम्मू संभाग में 140 सीटें हैं और 140 में से 118 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और कश्मीर घाटी में 140 में से 50 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 5 या 10 सीटें भी कश्मीर घाटी में जीत लेती है तो सांकेतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जो है ये विजय होगी, क्योंकि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का उतना वर्चस्व नहीं है। लेकिन अगर अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कश्मीर घाटी में जीत जाते हैं तो ये सांकेतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। बीजेपी जो है कह सकती है पूरे समूचे राष्ट्र को कि देखिए हमने अनुच्छेद 370-35 से क्या अभी तक के अपडेट के हिसाब से, ठीक है सुनी, मैं आ रही हूँ अश्विनी जी, क्योंकि आपको भी जानकारी वहां की होगी, क्या अभी तक के अपडेट के हिसाब से कश्मीर घाटी में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है? घाटी की बात कर रही है जी अंजना, अभी जो रुझान आ रहे हैं, जो मेरे पास डाटा यहाँ आ रहा है सरकारी तौर पर, हाँ। अभी बीजेपी ने कोई खाता नहीं खोला है अभी तक वहां पर। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिपेंडेंट जो है वैली में भी काफी बढ़ गए हैं, और जम्मू के जो इलाका है, चाहे आप पुंछ का इलाका ले लो, कठुआ का इलाका ले लो, जैसे वहाँ डेंट जो है लाल सिंह का जो डोगरा संभाग जो पार्टी है वो, क्योंकि बीजेपी का था पहले, लाल सिंह मंत्री थे उनके, और वो भी आगे कुछ सीटें ले रहे हैं, और बीजेपी नंबर 1 पर चल रही है कठुआ में, और लाल सिंह की पार्टी नंबर 2 पर चल रही है, और कांग्रेस भी कहीं कहीं खाता खोल रही है। हालांकि कांग्रेस का इतना कैंपेन नहीं हुआ था, वहां भी चल रही है। सांबा में जो है बीजेपी काफी आगे चल रही, करीबन नंबर 1 पर वो चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वहां पर गढ़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, विजयपुर का इलाका, और
तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस करीब आगे नंबर 2 पर चल रही है। और पैंथर पार्टी, क्योंकि सांबा में उनके एमएलए थे पहले और उन्होंने भी वहां पर अपने खाता खोला हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है वैली की, जो अगर आप देखिए कि शुपियान में इंडिपेंडेंट 5 लड़ रहे हैं। और जैसे अभी रविंद्र रैना जी ने बोला कि उनके कैंडिडेट काफी सपोर्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट को, और वो इंडिपेंडेंट जीतने के बाद किस साइड जाएंगे वो भी देखना है। पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 पर चल रही है पूरी वैली में। अगर देखा जाए तो मैं हर जिले पर नहीं लूंगा, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी आगे चल रही है। पीडीपी नंबर 2 चल रही है। सबसे जो इंटरेस्ट की बात है कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है जेकेएपी, जो कि अल्ताफ बुखारी जो कि पीडीपी के थे पहले, उनको कुछ ज्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा है। बट अभी कुलगांव में कांग्रेस ने अपना खाता खोला, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष जो है गुलाम अहमद मीर है, वो उस इलाके के हैं। हाँ। तो उनको भी 2-3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। शुपिया में इंडिपेंडेंट 5 इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं काफी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है वहां पर। तो बड़गाम में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट है। गांधरबल में पीडीपी के 4 लोग हैं आगे चल रहे हैं, और इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा गांधरबल में है, 7 इंडिपेंडेंट है। तो एक जो जनरल अभी इस वक्त तक जो सिचुएशन आ रही है कि जम्मू में बीजेपी आगे चल रही है, और उसके बाद कांग्रेस है, और ये कश्मीर में जो कि 10 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके साथ साथ नंबर 2 पर पीडीपी और कांग्रेस भी चल रही है। नंबर 2 पर पीडीपी। 3 बड़ी बातें आपने के शर्मा विस्तार से सुन ली है। एक एक जिला के बारे में जानकारी वो दे रहे थे। अब सवाल यह है कि 41 के साथ आप तो आगे हैं ही, लेकिन गुपकार भी बहुत सीटों पर घाटी में आगे है। उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस अच्छी है। ये क्या कह रहा है अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पर? देखिए, जैसा कि अभी आपके यहाँ अंजना चर्चा हो रही थी, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि ये कोई धारा 370 पर रेफरेंडम नहीं है। ये आज सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि धारा 370 के हटने के बाद और वहां पर लोकतंत्र की जिस ढंग से बहाली की बात आई, क्या उस लोकतंत्र या उस जनतंत्र पे जम्मू कश्मीर घाटी के जो हमारे भाई लोग हैं उनका विश्वास है या नहीं। ये बात जब पोलिंग हुई, मतदान हुआ, तो ये स्पष्ट हुआ। जब इतने व्यापक रूप से मतदान हुआ तो ये स्पष्ट हो गया कि जो है घाटी के हों या जम्मू हो के लोग हों, वो सब जो है भारत के लोकतंत्र पर विश्वास कर रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज, और ये हर यानी दलगत भावना से ऊपर उठकर ये बात जो है विचार करने की है। और एक जो बड़ा संदेश जो जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है देश को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हम भारत के लोकतंत्र के साथ हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, हार जीत की तो प्रक्रिया चलेगी, और उसमें भी रैना साहब ने, जो हाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आपको जानकारी भी दी कि बहुत से घाटी में निर्दलीय उम्मीदवार हमको हमने समर्थन दिया है, और वो लोग को हमने वहां चुनाव लड़ा रहे हैं। साथ में हम जम्मू में खुद भी लड़ रहे हैं। तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। अभी परिणाम आएंगे, हमें इंतजार भी करना पड़ेगा, लेकिन हम बहुत आशान्वित हैं कि हमें अच्छा वहां पर रिजल्ट हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति आएगा। हम 6 दलों के विरुद्ध, जिसमें आप समझ सकते हैं कि एनसी और पीडीपी पूरे जम्मू कश्मीर की राजनीति में 2 ध्रुव हुआ करते थे, और ऐसे ध्रुव होते थे जिनका आपस में मिलना बहुत कठिन था। लेकिन आज वहां पर 6 वो 2 ध्रुव आपस में मिले, 4 और पार्टियां मिली, और उनके अगेंस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है एक फोर्स बन के उभरी है। ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट का इशू है। ठीक है। आशुतोष जी से कमेंट में इस पर लेना चाहती हूँ। फिलहाल तो के शर्मा जी बहुत खुश है, आशुतोष जी गदगद है इस बात से कि गुपकार पर बीजेपी भारी पड़ रही है। अभी तक जो अलग अलग वॉट्स हम बता दें आपको, उसके नतीजे आ रहे हैं। सुनील जी भट्ट, कोई भी जानकारी हो फौरन हाथ उठाइएगा, आपके पास सीधा आएंगे ताकि आप जानकारी देते रहे। आपके पास भी अश्विनी कुमार, उसके बाद मैं रविंद्र रैना जी के साथ पास भी आऊंगी। रविंद्र रैना जी और आशुतोष जी को एक साथ दिखाइए। आशुतोष जी, क्या आपने भी बात की शुरुआत हालांकि यही कह के की थी, क्या अपने आप में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आज इन चुनाव में लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी एक बता रहा है कि अब वो भी चाहते हैं कि विकास की जो कहानी है वो शुरू हो, जो बातें कही गई हैं वो जमीन पर उतरे। डीडीसी के इस चुनाव के साथ उसका रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है उनको। आशुतोष जी, देखिए, अभी शर्मा जी जो बात कह रहे थे
जाहिर सी बात है उनकी पार्टी अगर बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है तो वो खुश होंगे और उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन एक चीज जो समझने वाली होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू और घाटी ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनका मिजाज अलग है और इनका वोटिंग पैटर्न, वोटिंग बिहेवियर बिल्कुल अलग है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर घाटी के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म करती है, अगर वहां पर वो गुपकार अलायंस को पीछे कर देती, तब तो मैं मानूंगा कि वाकई में बीजेपी ने कमाल किया है। लेकिन अगर वो वहां पे कमाल नहीं कर पाती है, अगर 2-3 सीटों पर सिमट जाती या 10 सीटों पर भी सिमट जाती, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत कमाल की बात नहीं होगी। तो जम्मू और कश्मीर में ओवरऑल की जगह जम्मू में परफॉर्मेंस बीजेपी का क्या है और घाटी में गुपकार अलायंस का परफॉर्मेंस क्या है, ये देखने वाली बात होगी और उसके आधार पर आकलन होना चाहिए। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा से भारत के साथ रहे हैं, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन्होंने यकीन किया है। कुछ लोग थे जो भारत के साथ नहीं थे, जिनकी वजह से कश्मीर के अंदर आतंकवाद पनपा और आतंकवाद एक खतरनाक स्वरूप लिया उसने। लेकिन उसके आधार पे जो अगर आप पूरे घाटी के लोगों को या कश्मीर के लोगों को अगर आप दूसरी नजर से देखेंगे तो दिक्कत पैदा होती। मुझे दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि जब देश के गृह मंत्री जब गुपकार अलायंस को गैंग कह देते हैं, तो मुझे लगता है कि कश्मीर समस्या को शायद और कॉम्प्लिकेट करते हैं, उसको सरल नहीं करते हैं। कश्मीर को हम उस नजर से नहीं देख सकते, उस तरीके से उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से हम देश के दूसरे हिस्सों के बारे में इसका जवाब देंगे। ये गुपकार गैंग कह देना अच्छी तरीके समझते हैं। ये और आपको बता दें फिलहाल गुपकार आगे निकल गया। एक बार रुझान दिखाइए अंजना जी। जो लोग एक सेकंड मिस्टर रैना, एक सेकंड। गुपकार प्लस 53 सीटों पर रुझानों के मुताबिक अब आगे निकल गया है और 47 सीटों पर बीजेपी है आगे। चलिए आप बोलिए अपनी बात। गुपकार गैंग कह देना जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को इतनी ताकत झोंकनी पड़ी अपने आप को गुपकार से अलग दिखाने के लिए, क्योंकि आपने उनको वही देश विरोधी गैंग है ऐसा साबित करने में ताकत जम्मू कश्मीर में सत्ता में आते थे। अंजना जी, जो लोग जम्मू कश्मीर में चुन के सत्ता में आते थे, जहां के मुख्यमंत्री बनते थे, केंद्रीय मंत्री बनते थे, जब उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जहां हजारों कनाल सरकारी जमीनों पर मगरमच्छों की तरह कब्जा किया, जब जहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इन राजनेताओं ने जिन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर में राज किया, इन्होंने जंगल की सारी जमीन अपने नाम से कर दी। 70 साल जब इन लोगों ने पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को, यहाँ के गुज्जर बकरवाल लोगों को, पहाड़ी समुदाय के लोगों को, यहाँ विस्थापित रेफ्यूजियों को, यहाँ दलित समाज के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को अधिकार नहीं दिए, तो इनको गैंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इन्होंने गैंग की तरह यहाँ काम किया, लूट खसूट की, भ्रष्टाचार किया, डाके डाले। पर अगर वो 53 सीटों पर आगे है रायना साहब, तो लोकतंत्र में आपको लोगों के वर्डिक्ट का ही तो सम्मान करना है ना। फिर ठीक है, आशुतोष जी बोलना चाह रहे जल्दी से, उसके बाद सुनील जी तुरंत आ रही। चलिए, वो तो जनता ने तय करना है। भारतीय जनता पार्टी की यही प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कि जिनको आप गैंग कह रहे हैं, जिनको आप लुटेरा कह रहे हैं, उनको अगर वहां की जनता अगर चुन रही है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को जनता क्यों चुन रही है, उसको जनता क्यों नहीं नकारती है। इस बात को अगर बीजेपी नहीं समझती और अपनी भाषा पार्टियों का गठबंधन है जो कल तक एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, कल तक उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज 7 पार्टियां इकट्ठी होकर भारतीय जनता पार्टी कहां पीडीपी की देखना चाहते थे सर? क्या मजबूरी पड़ गई है? शक्ल तो आप भी पीडीपी की नहीं देखना चाहते थे, लेकिन सरकार बना ली थी राणा साहब। उमर अब्दुल्ला को, लेकिन अंजना जी, हमने अगर गठबंधन किया था तो कान पकड़ के पीडीपी से भारत माता की जय बुलवाते थे, तिरंगा झंडा बुलंद करते थे। उस वक्त हम कान पकड़ के पीडीपी वालों से तो तिरंगा झंडा और भारत माता की जय जयकार करवाते थे इनसे। जम्मू कश्मीर में रिहा किया था मशर्रत आलम को, किसकी सरकार के दौरान रिहा किया गया? जेल की सलाखों में बंद किया था हमने। भारतीय जनता हमने पीएसए लगा के जेल की सलाखों में, अभी तक बंद है, अभी तक जेल की सलाखों के पीछे बंद है वो मशर्रत आलम। आशुतोष जी, आपके पास शायद पूरी जानकारी नहीं है, मशर्रत आलम आज भी जेल की सलाखों के पीछे है और भारतीय जनता पार्टी के दौर के अंदर वो जेल की सलाखों के पीछे गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जम्मू कश्मीर की संवेदनशीलता का एहसास नहीं है। जो भाषा आप देश के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल करते हैं, आप लोग दिल्ली में बैठ के आशुतोष जी चीन और पाकिस्तान का समर्थन करेंगे और गोलियां यहां हम खाते हैं, भारत देश का तिरंगा झंडा लेके हाथ में घूमते हैं, भारत माता की जय जयकार करते हैं। आशुतोष जी आपकी तरह दिल्ली में बैठ के नक्सलवादियों का समर्थन और चीन का समर्थन नहीं करते।
हम भारत माता के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं। हजारों कार्यकर्ताओं ने सीने पर गोली खाई है। आपने इतना गंभीर आरोप लगाया, आशुतोष जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लाल किले पर तिरंगा झंडा भारतीय जनता पार्टी लगाती है। बोलिए आशुतोष जी। अंजना जी, रविंद्र रैना से मुझे किसी तरीके के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कठुआ में बलात्कार करने वाली लड़कियों के साथ कौन लोग खड़े थे, कौन उनके लिए शर्म आना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को, मैं जानता हूं आशुतोष जी, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। इस प्रकार का षड्यंत्रकारी जो लोग आप काम करते हो, आपकी मानसिकता को सारे लोग जानते हैं। आप तो स्वयं भी केजरीवाल की पार्टी के साथ कितनी देर जुड़े रहे। जब केजरीवाल ने आपको बाहर निकाल दिया तो वापस आप पैनलिस्ट बन गए। सारी दुनिया जानती है, और आप सारी दुनिया जानती है कि आप नक्सलियों के और चीन के और पाकिस्तान के हमदर्द पत्रकार रहे हो। सारी दुनिया आपको जानती है आशुतोष जी, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडेंशियल को जानती है। आपके दिल में चीन के प्रति हमदर्दी है, आपके दिल में नक्सलियों के प्रति, माओवादियों के प्रति हमदर्दी है। आशुतोष जी, आपके दिल में पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है। अच्छी तरह से समझती हैं आप इस संवेदनशीलता को समझते अच्छी तरीके से कि कठुआ के बलात्कारियों के साथ कौन खड़ा हुआ था, और चीन का गुणगान करना बंद करिए। नहीं, कम से कम बलात्कार जैसे मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हाथरस में भी ऐसा ही विरोध हुआ था। हाथरस में भी सीबीआई ने अब उन्हीं चारों आरोपियों पर यह केस दर्ज किया है बलात्कार का। खैर, उसमें उलझेंगे तो बहुत टाइम, आज तो नतीजों का दिन है। गुपकार अलायंस आगे। सुनील जी भट्ट, जल्दी से, आप हाथ उठा रहे थे, कोई इन्फॉर्मेशन है? के शर्मा साहब आपके पास आऊंगी जल्दी से। सुनील जी भट्ट। बिल्कुल अंजना, एक अपडेट मैं देना चाहता हूं। जो दक्षिण कश्मीर का जो पुलवामा जिला है, जो कि आतंकवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित इलाका है, वहां पर पीडीपी के जो उम्मीदवार है वहीद परा, जो कि युवा नेता है, जो कि इस समय एनआईए की कस्टडी में है। जब वो चुनाव के जो उम्मीदवार घोषित हुए थे, उनको फिर एनआईए ने एक आतंकवाद के मामले में जो है उनको गिरफ्तार किया था, और अभी एनआईए की कस्टडी में है। वो आगे चल रहे हैं अभी पुलवामा सीट से। ये अपडेट मुझे देना था कि पीडीपी के जो नेता है वहीद परा, जो कि पुलवामा से चुनाव लड़ रहे हैं, आतंकवाद के मामले में वो इस समय एनआईए की कस्टडी में है। वो इस समय आगे चल रहे हैं पुलवामा से। पुलवामा से एक ऐसा शख्स आगे चल रहा है रुझानों के मुताबिक जो एनआईए की कस्टडी में है आतंकवाद से जुड़े मुद्दे पर। तो अभी तक के रुझानों के मुताबिक डीडीसी यानी जिला विकास परिषद के चुनाव में 53 सीटों पर बढ़त के साथ शुरुआती रुझानों के मुताबिक कम से कम घाटी में गुपकार गठबंधन 7 पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का एक ऐसा गठबंधन जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला वाली पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी शामिल है। दूसरी तरफ बीजेपी 6 सीट पीछे, रुझानों के मुताबिक 47 सीटों पर है। कांग्रेस वहीं 18 सीटों पर आगे है, और अन्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं जिसमें 38 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में इस बार जिला विकास परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नतीजे हैं। लेकिन ये रुझान इसलिए इस बार महत्वपूर्ण है, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद ये हो रहा है। शोपिया के कापरेन से गुपकार प्रत्याशी की जीत हो चुकी है। श्रीनगर में गुपकार के 2 प्रत्याशियों की जीत अभी तक घोषित कर दी गई है। इस बार बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग हुई है, इससे थोड़ी देरी हो सकती है। शोपिया के जैनपुरा से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। शोपिया में 1 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की भी जीत हुई है। लेकिन हम इससे पहले की बहस की शुरुआत करें, के अग्रवाल साहब आप बोलना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले जल्दी से के शर्मा साहब बोलना चाह रहे थे। जल्दी से सुनील जी भट्ट से एक अपडेट ले लेते हैं वहां से। सुनील, जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाई दे रही हैं अभी तक के रुझानों के मुताबिक, वो जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल अंजना, मैं आपको बता दूं कि ये जो जिला विकास परिषद के चुनाव के जो वोटों की गिनती है वो इस समय जारी है, और जैसा कि पहले से ऐसा लग रहा था कि कश्मीर घाटी में जो है गुपकार गठबंधन को एज होगा, और वैसा ही हो रहा है। गुपकार गठबंधन के जो उम्मीदवार है लीड कर रहे हैं, और जम्मू संभाग की जहां तक बात है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि जम्मू जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन साथ साथ में जो है जो निर्दलीय उम्मीदवार है, जो स्वतंत्र उम्मीदवार है, वो भी कई जो है सीटों पर आगे चल रहे हैं। दरअसल सीटों के आवंटन में भी काफी जो है पार्टियों के बीच घमासान हुआ, तो बागी उम्मीदवार भी चुनाव जो है प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें तो गुपकार गठबंधन जो है कश्मीर घाटी में लीड कर रहा है, और जम्मू संभाग में जो है भारतीय जनता पार्टी को एज है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर कश्मीर घाटी में बीजेपी कुछ सीटें जीत लेती है, चाहे 5 हो, 4 हो, 3 हो, तो एक तरह से एक मॉरल विक्ट्री जो है बीजेपी क्लेम कर सकती है, क्योंकि कश्मीर घाटी में बीजेपी का वर्चस्व नहीं है। और ऐसा घाटी में किसी भी सीट पर सुनील जी भट्ट अगर बीजेपी को बढ़त मिले तो जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक आप कह रहे हैं वहां पर खाता नहीं खुला है। शर्मा जी,
आप बोलना चाह रहे थे, मुझे पता है आशुतोष जी की बात का भी आप जवाब देना चाहेंगे, बताइए। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये वही तस्वीर है जो प्री अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पहले है। जम्मू में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, रैना साहब के नेतृत्व में वहां पर उस इलाके में आपने हमेशा अच्छा किया है, लेकिन घाटी में आपके इनरोड्स बन पाएंगे या नहीं, इस पर नजर महत्वपूर्ण है। शर्मा जी। देखिए अंजना जी, इस प्रश्न से पहले मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि ये जो दल थे, चाहे पीडीपी का बयान देख लीजिए, एनसीपी का, जब धारा 370 हटाया गया तो ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि वहां आपको झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये आपको वहां पर कोई भारत का साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो चुनाव हुए और जिस ढंग से इसमें वोटिंग हुई, उससे मैं कहता हूं कि ये सारे जो बातें, ये जो धारा 370 और 35A को लेके जो एक माहौल बनाने की कोशिश एनसी और पीडीपी कर रही थी, और ये कह रही थी कि पूरी जम्मू कश्मीर आपके मैंने देश के विरोध में खड़ा हो जाएगा, ये आज वो भ्रांति को और उस तरह के जो इन्होंने एक तरह की भ्रांति देश में फैलाई थी, आज ये उसके प्रति करारा जवाब है। तो इसलिए इससे मुझे प्रसन्नता है। दूसरी बात, आशुतोष जी बहुत उत्तेजित हो गए, हैं तो राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन लगा कि उनकी जब वो उत्तेजना में बोलने लगे तो मुझे लगा कि गुपकार गैंग के वो प्रवक्ता ही हो गए थे, तो इसी तरह की भाषा पे आ गए और आज अपनी ही बात वो भूल गए। मैं आपको याद दिलाता हूं, इन्होंने कहा कि यदि ये घाटी में नहीं जीतते हैं तो ऐसा है वैसा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में बांट दिया, घाटी और जम्मू में, और इसके बाद, हालांकि ऐसी थ्योरी हमारी नहीं है। ऐसी थ्योरी कैसे नहीं है सर? आप घाटी में 50 सीटों पर लड़ते हैं, आप जम्मू में ज्यादा सीटों पर लड़ते हैं, तो सबको पता है कौन कहां पर कितने पानी में है। अंजना जी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरा एक प्रदेश होता है, तो जब परिणाम आते हैं तो पूरे प्रदेश के परिणाम पर तो सभी सीटों पर लड़ते हैं, घाटी में भी एक लड़ेंगे ही निश्चित तौर से। धीरे हमारे भी तो अब वहां पर पहुंच हम बढ़ा रहे हैं ना, तभी तो हम आपसे कह रहे हैं, हम पहले भी विधानसभा में भी लड़े हैं वहां पर। लेकिन अब मैं दूसरी बात कहता हूं, अभी इन्होंने एक बात कही, और यही बात जब ये केंद्र के राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं तो उस समय जो है आशुतोष जी जैसे राजनीतिक विश्लेषकों के जो है रुख बदल जाते हैं, दोहरा चरित्र आता है। जब हम 2019 जीते तो इन्होंने कहा कि अरे भाई चुनाव जीत गए, इसका क्या मतलब? चुनाव जीत गए इसका मतलब कि आपका नोटबंदी और इस पर रिफरेंडम हो गया क्या? या हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते तब भी इन्होंने यही कहा कि क्या इसका रिफरेंडम हो गया क्या? यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये आपके उसमें हो चला जाता है क्या? तब इनका रवैया बदल जाता। आज ये दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि साहब आप घाटी में नहीं जीतते हैं तो इसका मतलब आपके साथ लोग नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम आशुतोष जी विश्लेषण यदि करें तो कम से कम निष्पक्षता के साथ करें। आपसे बड़ी अपेक्षा रहती है लोगों को, तो कम से कम आप बहुत निष्पक्षता के साथ ये विश्लेषण करें कि परिणाम जो होते हैं आप उसको एक बार रेफरेंडम से जोड़ते हैं। आपके बोलते बोलते 64 पर गुपकार प्लस पहुंच गया है। आप आशुतोष जी के सर्टिफिकेट बनाने में ही पूरी ताकत झोंक दीजिए, यहाँ 64 पर गुपकार आगे बढ़ गया है। अंजना जी सुनिए, मैं आपको पुनः मैं बता रहा हूँ, हम 48 प्लस हम निर्दलीयों के साथ भी हमने सपोर्ट दिया है उनको, वो भी हमारे जीत रहे हैं और परिणाम आने दीजिए, ये रुझान है। अश्विनी कुमार, मैं आपके पास एक बार जाना चाहती हूँ, उससे पहले कि आशुतोष जी अगर आपको जवाब देना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन आपसे ऑब्सेशन तो है ही सबका। अश्विनी कुमार, अश्विनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त है, क्योंकि हमने अनुच्छेद 370 पर बहुत जिसे कहते हैं बहुत कट्टर भाषा प्रयोग करते हुए महबूबा मुफ्ती को देखा था। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़त भी अपने आप में कुछ कह रही है? क्योंकि जिस तरह से मतलब एकदम एक्सट्रीमिज्म को कई बार महबूबा मुफ्ती सपोर्ट करती हैं, वैसे खुलकर उमर अब्दुल्ला नहीं करते हैं। क्या ये भी एक रीडिंग इसकी हो सकती है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है पीडीपी से, या फिर बीजेपी से एक वक्त पर हाथ मिलाने की सजा है ये? जी अंजना जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो अलग है, जब 370 और 35A में सब लोग इकट्ठे हो गए कि अगर उनको फाइट करना है बीजेपी के साथ। अगर आपने देखा होगा कि लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी जम्मू से एक दूसरे पर बीजेपी और पीडीपी एक दूसरे पर हमला कर रही थी कि अगर बीजेपी सरकार आ जाएगी तो नागपुर का दफ्तर वैली में खुल जाएगा। तो अभी भी इन्होंने
इस वक्त जो है पीडीपी, जो एनसी और बाकी जितने भी अलायंस पार्टीज हैं, सीपीएम है, बाकी लोग हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, गुलाम मोहम्मद जीएम शाह की फैमिली की, ये सब लोग इकट्ठे होके तो ये वोट जो है उसकी इज्जत के लिए उन्होंने जो फाइट किया है कि 370 और 35A को लेकर जो है हमें फाइट करना है। यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बेसिकली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है वहां पर जो कि फील्ड में काम करती है, और पीडीपी जो बेसिकली वो कांग्रेस, एनसी, बाकी लोगों के जो लोग वहां से भागे थे वो पीडीपी बन गई थी, तो वो लोग आगे फिर वापस भागे हैं। कोई आप पार्टी में चला गया, कोई अपनी पार्टी में चला गया, कोई किसी के साथ चला गया। अभी आपको मैं लेटेस्ट बता दूं कि आपने बोला था कि बीजेपी ने क्या कोई अभी खाता खोला है। गुरेज में 2 जो सीटों पर है बीजेपी लीड कर रही है, और अभी देखना है कि वहां पर क्या होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वैली में सलमान सागर जो है, जो अली मोहम्मद सागर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी, उनके बेटे ने दोनों सीटें सोलिन और सोरा से जीत ली है। और बीजेपी जो है गुरेज में अच्छा काम कर रही है, जो कि बांडीपुर का इलाका है, और वहां पर उन्होंने काफी काम भी किया है। और बीजेपी लगता है मुझे कहीं कहीं कोई खाता खोलेगी, बट अभी जैसे शुपिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे आगे चल रही है और पीडीपी उसके साथ साथ चल रही है। कांग्रेस ने भी वहां खाता खोल लिया है, और अभी अनऑफिशियली जो लग रहा है कि जो गांधरबल का इलाका पीडीपी की तरफ जा रहा है और एनसी नंबर 2 पर चल रही है। तो कहीं पीडीपी आगे जा रही है, कभी एनसी नंबर 2 पर जा रही है। बट वैली में अभी तक जो है कांग्रेस को जो है अपने आप ही फायदा मिल रहा है, हालांकि उन्होंने कोई कंपेन नहीं की है। और मैं देख रहा हूँ भी जो डाटा आ रहा है उसमें से कांग्रेस भी आगे चल रही है, कहीं जगह कहीं जीत भी गई है कांग्रेस वाले। कितनी सीटों पर लगभग घाटी में कांग्रेस आगे है? करीबन 5 या 6 सीटों पर अभी तक तो आगे है। इस तरह जम्मू में भी आएगी तो। और कांग्रेस वाले अपने आप बोलते थे कि उनको लगता नहीं है कि वो 10-15 सीटें जीत पाएंगे, बट मुझे लगता है अभी तक तो 19 पर सबसे ज्यादा गुरेज में। लेकिन आप बता रहे थे गुरेज में आपने कहा कि 2 सीटों पर घाटी में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी आगे चल रही है। जी अंजना जी, गुरेज के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अनंतनाग के अंदर भी जो हमारे रफीक अहमद वानी हैं वो भी इस समय लीड कर रहे हैं। शोपियान के अंदर 1 सीट पर हम लीड कर रहे हैं, और कुपवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी जो उत्तरी कश्मीर है वहां 1 सीट पर लीड कर रही है। यह हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत कश्मीर घाटी में पहले से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि धारा 370 के समापन के बाद जो पहली बार चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कश्मीर घाटी में भी तेजी से बढ़ा है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपने मैंडेट पर तो जीत के आएंगे। जो हमारे द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तकरीबन 12 उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं वो लीड कर रहे हैं कश्मीर में। ये रैली शाम तक 30 से 40 होगी। की भी बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित मतलब आपका कहना है कुछ इंडिपेंडेंस जिनको आपने सपोर्ट किया है? 60 के करीब इंडिपेंडेंट्स हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण तरीके से सपोर्ट किया है। यहां हमने अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे थे और वहां हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को समर्थन किया था, और हमें विश्वास है कि वो 30 से 40 नंबर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कश्मीर से जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं वो जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, और 20 के 20 जिलों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। हमारे सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। जम्मू रीजन में हम क्लीन स्वीप करेंगे। कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव जो है इन चुनावों में काफी हद तक बढ़ेगा। लेकिन यही वो प्लैंक है ना आशुतोष जी, जिस पर बीजेपी चुनाव लड़ती है। कहीं पर वो विरोधियों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, कहीं पर वो विरोधियों को यहां पर गुपकार गैंग बोल रहे थे। तो ये तो उनका तरीका है जिसमें वो अपने राष्ट्रवादी प्लान को रखने के लिए तमाम जो अन्य राजनीतिक पार्टियां होती हैं उन पर अपनी स्ट्रैटेजी को इसी तरह से आगे ले जाते हैं। नहीं, मुझे उनकी स्ट्रेटजी पर कोई आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील मामला है,
और अगर आप उनको जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, अगर उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो कोई बहुत अच्छी स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन आशुतोष जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, अगर कोई पार्टी का नेता ये बोले कि यहाँ पर तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, तो जाहिर तौर पर फिर उसको लेकर एक नेशन वाइड पूरे देश में जो सेंटिमेंट बनता है वो ऐसा होगा जिसमें उनको लोग मानेंगे कि आप देश के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं भाई वोट जीतने के लिए। देखिए, मैं फिर कह दूं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये बात कही है, उसको समझने की जरूरत है। ये कौन लोग जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के पहले भी महबूबा मुफ्ती वो इसी तरीके से सेपरेटिस्ट कहा करती थी, पाकिस्तान परस्त कहती थी। ऐसा नहीं, कोई नई बात है। तो जब आप सत्ता के जब आपको सरकार बनानी है तो वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं, जब आपको सरकार से बाहर निकलते हैं तो वो देशद्रोही गुपकार गैंग बन जाता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ये यकीन है कि धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, घाटी के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, तो 140 में से 50 सीट पर क्यों चुनाव लड़ते हैं? फिर तो उनको सारे 140 सीटों में चुनाव लड़ना चाहिए। जब आपको कैंडिडेट वहां नहीं मिल रहे 140 सीटों पर, और फिर आप कहेंगे कि नहीं ये तो गुपकार गैंग के लोग हैं, तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि धारा 370 पे आपके साथ वहां की जनता खड़ी हुई है? या तो आप पूरा कर ले, फिर राणा जी जवाब दीजिएगा। हाँ। आप 140 पे खड़े नहीं होते, समर्थित लोगों की बात करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये पूरी कश्मीर की जनता आपके साथ है और ये लोग रिजेक्टेड लोग हैं। तो ये दो तरफा बातें नहीं होनी चाहिए ना, स्पष्ट बात करनी चाहिए। राणा साहब। आशुतोष जी, आप पत्रकार हैं, आप पूरे देश के अंदर देखिए, महाराष्ट्र के अंदर क्या गठबंधन नहीं होते हैं, बिहार में गठबंधन नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन नहीं होते हैं, अब बंगाल में महागठबंधन नहीं हो रहा है। आशुतोष जी, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ने खासकर कश्मीर घाटी के अंदर जो कुछ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को समर्थन किया है, तो यह हमारी राजनीतिक रणनीति है, ये हमने जीत की रणनीति बनाई है। हम यहाँ कोई खेल नहीं खेलते हैं, हम यहाँ चुनावी राजनीति में हैं और हमने जीत हासिल करनी है। दूसरी बात, जिस जम्मू कश्मीर को आप संवेदनशील कहते हैं, संवेदनशील के बजाय आप कहिए कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता से खतरा है, इसलिए हमने पाकिस्तान के खिलाफ डटकर लड़ना है। जहां हमारी सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ती है, वहीं अलगाववादी मानसिकता के तत्वों से लड़ना, उनके खिलाफ बोलना हमारा काम है और सेनाओं का समर्थन करना हमारा काम है। जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर कोई समस्या नहीं है, जम्मू कश्मीर में समस्या है, और समस्या पाकिस्तान परस्त आतंकवाद की है, जिसको बोलने में आशुतोष जैसे बुद्धिजीवियों को तकलीफ होती है। आशुतोष जी, जम्मू कश्मीर में आप शान से तिरंगा झंडा लहराएगा, 2 झंडे समाप्त हो गए हैं, 2 कानून समाप्त हो गए, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारतमय हो गया है। हमारा अगला निशाना पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है और हम उसको भी वापस लेंगे। आप जितना मर्जी चिल्लाते रहिए, आपकी थ्योरीज को कोई नहीं सुनने वाला, ना मानने वाला है। आशुतोष जी जवाब दीजिए। अगर पूरी कश्मीर घाटी अगर भारत में हो गई है, जैसा कि रविंद्र जैन ने दावा किया है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तो वहां सारी सीटों पर विजय हासिल होनी चाहिए थी। तो सारे लोगों को बीजेपी को वोट दे देना चाहिए था, लेकिन आपको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। चलिए, ये आप राजनीति की रणनीति करते रहिए ना। आपकी वैचारिक हार है, मैंडेट जनता का है, आपकी वैचारिक हार है, जिस पर वोट डालेगी वो जीतेगा। लोगों ने आपके, ये तो अधिकार जनता का है कि जनता किसको वोट देके चुनती है, इसलिए ये निर्णय जनता का है। भारत में हुई है जम्मू कश्मीर, इसलिए तो 80% कश्मीर के अंदर वोटिंग हुई है। कश्मीर के अंदर अगर 90%, 80%, 70% कुछ एक पोलिंग बूथ पर मतदान हुआ है, इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर की जनता भारत में ही है। जम्मू कश्मीर की जनता तिरंगे झंडे से प्यार करती है, जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय लोकतंत्र से प्यार करती है, इसलिए 90% तक मतदान हुआ है कश्मीर में। रविंद्र रैना जी, आपको आजादी के 70 साल बाद आपको पता चला कि जम्मू कश्मीर की जनता भारत से प्यार करती है। आपको 70 साल बाद पता चला कि भारत की जनता हम तो यही कहने वाले हैं, आपको आज तक नहीं पता। आशुतोष जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप जैसे बुद्धिजीवियों को जो दिल्ली में बैठ के सिर्फ परिचर्चा करते हैं, आप जम्मू कश्मीर को नहीं समझ सकते, आप जम्मू कश्मीर को नहीं समझ सकते। हम यहीं रहते हैं, कश्मीर के चप्पे चप्पे पर घूमते हैं, हर जगह जाते हैं। आप तो दिल्ली में टीवी स्टूडियो में बैठ के बयान देते हैं, हम यहां सीमाओं पर
सेना के साथ, पुलिस के साथ मिलकर तिरंगा झंडा बुलंद करके भारत माता की जय जयकार करते हैं जी। नहीं, आपको आप पता चला कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो भारत से प्यार करती है। आपको अब पता चला, मुझे इस बात पे हंसी आ रही है। जम्मू कश्मीर में 1947 में बुद्धिजीवियों को मालूम नहीं है ना, भारत के तिरंगे का स्वीकार किया था। आप जैसे बुद्धिजीवियों को ये मालूम नहीं है, आशुतोष जी आपके जैसे बुद्धिजीवियों को ये मालूम नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है। आप जैसे बुद्धिजीवी कभी पाकिस्तान, चीन का नाम नहीं लेंगे, आतंकवादियों का, हुर्रियत का, अलगाववादियों का नाम नहीं लोगे कि वो यहाँ के लोगों के कातिल हैं। आप तो पाकिस्तान और चीन के हमदर्द जो ठहरे, इसलिए आज जब यहाँ तिरंगा झंडा बुलंद हो रहा है तो आप जैसे बुद्धिजीवियों को तकलीफ हो रही है। आशुतोष जी अपनी मुस्कुराहट से ही आज कई बातों का जवाब दे रहे हैं। हाँ, बोल लीजिए, एक लाइन बोल लीजिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। देखिए, ये यही भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। जो इनकी बात से सहमत नहीं हो उसको आप चीन परस्त कह दीजिए, पाकिस्तान परस्त कह दीजिए, आतंकवादी कह दीजिए, अलगाववादी कह दीजिए। महबूबा मुफ्ती के साथ गले लगते हैं, सरकार बनाते हैं, तो वो अलगाववादी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव पूरे दमखम के साथ जम्मू कश्मीर में लड़ा है कि ये चुनाव हम थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। सरकारी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाया है और लगातार, चाहे वो कोरोना महामारी हो, हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लोगों से जुड़ा रहता है। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि जो परिणाम होंगे बेहतर होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके जम्मू कश्मीर में आएगी। किसका होगा जम्मू कश्मीर, हमारी नजर बनी हुई है। शुरुआती रुझान में गुपकार आगे है, लेकिन खबर मुंबई की है, बड़ी है, इसलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। क्योंकि सितारों की पार्टी पर छापे में एयरपोर्ट के पास एक सितारों की पार्टी चल रही थी, जिस पर छापा हुआ है। सुरेश रैना, गुरु रंधावा शामिल थे इस पार्टी में। कोविड नियम तोड़ने में धरे गए सितारे, हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी मिली और फिर वो छोड़ दिए गए हैं। मुंबई में सितारों की पार्टी पर यह छापा मारा गया था। हिरासत के बाद तुरंत जमानत भी मिल गई, लेकिन उल्लंघन में 34 जो कोरोना के नियम है उनके उल्लंघन में यह पार्टी चल रही थी और उसकी वजह से 34 लोगों को हिरासत में लिया गया। मुंबई में सितारों की यह पार्टी थी जिस पर छापा मारा गया, 34 को गिरफ्तार किया गया हिरासत में लेकर, लेकिन फौरन फिर जमानत के साथ उन्हें छोड़ भी दिया गया है।